Hello everyone, this is Alka Sharma and I welcome you all to your on channel जिज्ञान। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जोसा क्या है, सीसैप क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक दिल्ली के बारे में, क्योंकि जैक दिल्ली में भी बहुत सारे इतने अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आपकी प्लेसमेंट और आपको सीट अलॉटमेंट आपकी सीआरएल के बेस पर मिल सकती है। तो कितनी सीट पे कितनी कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मेन पर्पज़ है आपको सारे कॉलेजेस के बारे में जानना, क्योंकि जो आपका जैक दिल्ली है इसकी भी हो सकता है लास्ट ईयर, जैसे मैं आपको बताऊं तो 25 मई से लेकर 25 जून तक इसके फॉर्म सबमिशन की डेट थी। तो हो सकता है इस बार भी वही डेट हो। तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि कौन से कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया रहता है, किस किस तरीके से क्राइटेरिया उनका हम एडमिशन लेते हैं, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ आपसे कि इस आपका जो जैक दिल्ली है वो किस तरीके से कौन से कोर्स कराता है। तो ये बीटेक कोर्स कराता है, उसमें कौन से कोर्सेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप समझें कि ये नेशनल लेवल का एक आपका एग्जामिनेशन टाइप है, ऑनलाइन होता है सारा, जो भी आपकी इसकी प्रोसेसिंग होगी ऑनलाइन होगी। और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 5 ये इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं जो फेमस, आपको पता चलेगा कि ये बीटेक के यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो आपको पता रहना चाहिए अपनी काउंसलिंग के लिए। तो पहला कॉलेज है डीटीयू, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इसमें आपके पास सीट्स कितनी है, 966 सीट्स। जो डीटीयू था उसमें सीट्स थी 2515 सीट। अब हम बात करते हैं प्रस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स आपके पास है 498। ये बीटेक के साथ बीआर्क भी कराता है। अब हम बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जिसे आप एनएसयूटी भी बोलते हैं। ये भी आपका बीटेक के साथ बीआर्क भी कराता है, क्लियर। इसमें आपकी सीट्स हैं 2197। अब आप देखिए नेक्स्ट है आपका दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यानी डेसू, जिसमें आपकी 489 सीट्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं सारे, क्लियर। अब इसमें कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, जैसे कि जोसा में मैंने आपको बताया था 6 राउंड्स होते हैं, इसमें भी आपके राउंड्स होते हैं। तो इसमें 5 राउंड्स होते हैं, एक स्पॉट राउंड होता है। तो इन राउंड में कैसे काम होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, इसको मैं आप इसके लिए पूरा वीडियो देखें, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगी। अब बात करते हैं हम कि इसकी कहाँ से हमें फॉर्म फिल करना है, कौन सी साइट होगी। तो ये भाई इसकी ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आपको बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन सारी टाइम पे मिल जाएंगी, क्लियर। आप इसे डे टू डे देखते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी मैंने बताया कि आपके 5 कॉलेज हैं, किस तरीके से उनमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल सीट्स हम कह सकते हैं कि टोटल सीट्स आपके पास हैं 6666, ठीक है, जो मैं बीटेक की बात कर रही हूँ। अगर आप बात करें बीआर की तो उनमें से 90 सीट्स है, ये लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी इतनी सीट्स होंगी, क्लियर। अब इसमें एज लिमिट भी होती है, तो उनका आप ध्यान रखें। अब कैसे, 5 कॉलेज हैं तो सबकी एज लिमिट का अलग क्राइटेरिया है। कैसे क्राइटेरिया देखिए, डीटीयू ट्रिपल आईटीडी इसमें मिनिमम 17 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 25 ईयर्स एज है। लेकिन आप बात करते हैं एनएसआईटी की या फिर आईजीडीटी यूडब्ल्यू की, तो उसमें कोई एज बार नहीं है। मैं बता दूं कि ये वुमेन्स के लिए कॉलेज है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये वुमेन्स के लिए कॉलेज है, तो आपको वुमेन का कॉलेज है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं के लिए आप कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एज अ फीमेल कैंडिडेट आपको कौन कौन सी जगह पर प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारे कॉलेजेस के बारे में बताया, उनकी कितनी सीट्स हैं हमने ये डिस्कस किया। अब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि आपके जो भी कॉलेजेस हैं, यानी 5 कॉलेजेस की मैंने बात की, इनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए, अपनी लिस्ट बना लें ताकि उसमें लिख सकें कि किस कॉलेज में आप अपने कौन सी ब्रांच चाहते हैं, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, आपका टाइम सेव होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देखिए डीटीयू ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है, आईजीडीटीडब्ल्यू ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है, ट्रिपल आईटीडी ये वाले कोर्स ऑफर करता है, एनएसआईटी दिस वन एंड डेसू दिस वन। तो आप इनका बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसे अपने पास रख सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए, क्लियर। अब हर कॉलेज का अपना एक कोर्स के लिए कि किस तरीके से उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है, वो आप ज़रूर देखें।
कैसे, देखिए अगर मैं बात करती हूँ NSUIT, DTU, IGTDW की, तो मैं आपको बता दूं कि बीटेक में आपको सबसे पहले तो 2024 में आपका पेपर 1 आपको जरूर देना है। जेईई मेन रैंक का जो पेपर आपने दिया होगा उसकी क्या रैंक है वो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका जो भी आपने 12th का एग्जाम दिया होगा तो 10+2 का जहाँ से भी आपने पास किया है उसका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके पासिंग मार्क्स आपका पास होना चाहिए सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल, आपको सेपरेटली उनमें पास होना है। सेकेंड थिंग, इंग्लिश आपका एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड थिंग कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपका ये आपको फुलफिल करना है। इनका ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये बात करी मैंने आपसे DTU NSUIT के बारे में। IIIT दिल्ली का, इसका भी अपना एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई 10+2 आपका पास सर्टिफिकेट CBSE से हो या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसमें 80% और मोर मार्क्स जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपके होने चाहिए, ठीक है। मैथ्स में ध्यान रखिए कि मैथ्स में भी आपका इसमें 80% मार्क्स होने चाहिए, क्लियर। जो भी आप 12th का एग्जाम इस साल दो या आपका लास्ट ईयर का जो आपने दिया होगा 2024 या 23 का, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर है तो। जेईई मेन रैंक, इसमें पेपर 1 कंपलसरी है देना, जिसमें आपका स्कोर कार्ड कितनी परसेंटाइल है या उसके बेस पे कितनी CRL बनी है वो आप ताकि बता सकें। उसके बाद एक चीज़ और, IIT दिल्ली में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बता रखा है कि भाई आपकी जो ये मैंने बताया ये मैंने जर्नल के लिए बताया है, ठीक है। अगर आप OBC हैं 65% होगी, ये SC ST है तो आपकी परसेंटेज 60% से भी काम चल जाएगा, CW में 65% एंड PD में 65%, सेम विद दिस वन, क्लियर। और हाँ, अगर आपको IGTW में एडमिशन लेना है, BARC में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जेईई पेपर 2 में का जो एग्ज़ाम 2024 का वो आपको ज़रूर देना चाहिए, आपने दे दिया होगा, ठीक है, वो मस्ट है इसमें। उसके बाद इसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमने बात कर ली कि कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इस जैक में कोटा कितना है, ठीक है, कि जर्नल कोटा कितना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो आउटसाइड दिल्ली है टोटल 100% में से 15% आपका आउटसाइड कोटा है, ठीक है, और उसमें से 85% आपका स्टेट कोटा है। लेकिन उसके लिए अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये कोटा आपका 85% आपको तभी अवेलेबल आप कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, अगर आपने इसके लिए 12th का जो एग्ज़ाम दिया है वो उसका स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपका NCT में है। NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है, तो ही आप इसको क्लेम कर सकते हो, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है, क्लियर। लेकिन अगर आपके पास उसका डोमिसाइल नहीं है तो आप यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली के कोटा में लाई करेंगे, क्लियर। तो वो 15% उसका कोटा आपके पास है, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि मान लो आपने स्कूल यहाँ से की है, स्कूलिंग कर रखी है, आपका यहाँ पे आपने बोर्ड यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप SC ST हो किसी और स्टेट के, क्लियर, तो आप एक ही क्लेम कर सकते हो। अगर आपको SC ST का क्लेम करना है तो आपको यहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए दिल्ली का, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर मैं आगे बात करूँ आपसे कि ये हमने एक आपके लिए ये फ्रेम किया है ताकि आप ये देख सकें कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स में अगर आपकी जो भी कास्ट है, SC ST है, EWS है, PD, जो भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसका कितना आपको रिजर्वेशन मिल रहा है इन कॉलेजेस में, ठीक है, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि जिस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने चांस हैं कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सीट आपको अलॉट हो जाए, क्लियर। अगर हम आगे बात करें तो भाई अब आज शुरू हो गई हमारी मेन कहानी, यानी हमारी काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होती है वो आपको बड़े ध्यान से आप इस चीज़ को सुने, क्योंकि इसमें कैसे ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सुनने को मिलेंगे जो आपकी काउंसलिंग के टाइम आपकी मदद करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें आपको पहले आपको जो जैक दिल्ली है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 1500 का, ये नॉन रिफंडेबल है, सबसे पहला काम, ठीक है। जोसा में जैसे फ्री है, इसमें आपको 1500 का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकेंड बात अगर हम करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जैक दिल्ली की साइट पर जाके, ठीक है। फॉर्म आपने फिल कर दिया, सबसे पहले आपने पेमेंट पे कर दी, आफ्टर दैट आपको
कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, उसकी एक लिस्ट आपके पास मिलेगी। आपको उसमें से सारे कॉलेज और आपको फिल करने पड़ेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉलेज में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब आपने कॉलेज फ्रेम कर लिए, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, अब आप उसकी चॉइस को लॉक कर दें। ठीक है, चॉइस लॉक होने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर दें। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला कि अब आपका ये काम हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब बारी आती है किसकी, आपकी सीधा जैक की, जैक दिल्ली की। वो क्या करेगी, राउंड आपके करेगी। तो इसमें 5 राउंड्स मैंने आपको पहले ही बताए। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है। तो पहला जो राउंड है उसमें आपको क्या होता है, अगर उसमें आपने जो कॉलेज फिल किए, अगर उसमें आपको सीट अलॉट हो गई, जो भी आपकी सीट अलॉट हुई, तो आपको सबसे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। सीट एक्सेप्टेंस के लिए आपको एक अमाउंट पे करना होगा, वो 1 लाख के अराउंड होगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज मतलब अगर आपको सीट पसंद आ गई तो आप उसे फ्रीज कर दें। फ्रीज मतलब आप सेटिस्फाइड हैं और आप कॉलेज ऑप्ट कर लिया आपने वो। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे इससे और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, तो आप फ्लोट पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। आप कह सकते हैं कि राउंड 1 में इस तरीके से होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको राउंड 1 में सीट ना मिली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए अपने आप ही, कोई प्रोसीजर आपको नहीं करना है, आपका सेकंड राउंड में हो जाएगा, वो अपने आप ही उसको कंसिडर कर लेते हैं वो। आफ्टर दैट क्या होगा, एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि अगर आपने सीट आपकी आ गई, आपको अलॉटमेंट हो गई सीट की, ठीक है, और आपको कहीं और अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन आपने ना तो यहाँ पे कैंसिल कराया, तो जो आपने अमाउंट पे किया है 1 लाख, ठीक है, और आप वो अमाउंट भी आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप अपनी सीट को रिजर्व नहीं करते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपीज़ पे नहीं करते हैं तो ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वेरिफिकेशन आप ना कराएं या पेमेंट आप ना करें तो आपकी सीट वो अपने आप ही कैंसिल मानी जाएगी। क्लियर। अब आते हैं हम राउंड 2 में। राउंड 2 में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपने चॉइसेस बनाई हैं फर्स्ट राउंड से पहले, उनमें कोई मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट सीट में आपको कोई अलॉटमेंट हुआ, आपको कहीं और अच्छी जगह कॉलेज मिल गया जोसा के थ्रू या कहीं भी किसी और स्टेट में, तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। उस विड्रॉल में आपको जो भी आपने अमाउंट पे किया है, दैट वाज 1 लाख जो भी था, तो आपको वो वापस मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड, अब ये इंपॉर्टेंट राउंड है, राउंड 3rd। इसका बहुत 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 ध्यान रखें, क्योंकि आपको अगर आप काउंसलिंग में चल रहे हैं तो आपको हर राउंड का पता रहना चाहिए कि हर राउंड में किस तरीके से काउंसलिंग हो रही है। तो राउंड 3 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे, अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड तो आप नहीं पार्ट ले सकते थे, लेकिन 3rd राउंड में आप पार्ट ले सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन से। तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मान लो आपने करा लिया, उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जैसा कि फर्स्ट और सेकंड में हुआ था। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें जो भी चॉइस आपने फिल करी थी फर्स्ट राउंड से पहले, सेकंड में तो आप नहीं चेंज कर सकते थे, लेकिन 3rd में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट राउंड है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ये बात, इसमें आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और एक चीज़ और, ठीक है, अब विड्रॉल की बात मैंने सेकंड राउंड में भी की थी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको फाइनली विड्रॉल लेना है, ठीक है, तो आप इस राउंड में विड्रॉल ले सकते हैं। ये फाइनल विड्रॉल राउंड है, इसमें ये लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा, उसके बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। अगर आपने विड्रॉल नहीं लिया, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट आपका आता है राउंड 4। तो राउंड 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 4 में क्या है कि जैसे हमने 3rd राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते थे, इस राउंड में अलाउड नहीं है। तो ये ध्यान रखें, वो 3rd राउंड तक ही सीमित था आपका। इसमें आपके पास फ्लोट ऑप्शन भी नहीं होता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्लोट का ऑप्शन मतलब मिलेगा नहीं आपको उसमें, तो ये नहीं है कि आपने फ्लोट ऑप्शन नहीं चूज़ किया तो आपको फ्रीज ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप ना भी चाहें फ्रीज ऑप्शन करना तो बेटर है, क्योंकि अगर आप फ्रीज ऑप्शन आप चूज़ कर लेते हैं, इससे ये है कि आप सेटिस्फाइड है तो आपकी जो सीट आपको मिली हुई है वो आपकी लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। कैसे? देखिए, अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो उसमें फ्रेश, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि राउंड 5 में फ्रेश एंट्री नहीं होती हैं, जो सिर्फ थर्ड राउंड में थी, ठीक है, इसमें फ्रेश एंट्री नहीं है। सेकेंड थिंग, इसमें आपका स्लाइडिंग राउंड होता है, मीन टू से कि जैसे आपने कॉलेज आपको जो ऑप्ट हुआ आपने ले लिया, ठीक है, आपकी सीट रिजर्व हो गई, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे इससे इसी कॉलेज में बेटर ऑप्शन मिल जाए, तो वो आपका यहाँ पे स्लाइड होता रहता है। इंटरनली ये सारी प्रोसेस होती है, तो बेटर चांसेस होते हैं आपके पास इस चीज़ के लिए कि जो कॉलेज आपने ऑप्ट किया है उसमें आपको और अपग्रेड होके ही कॉलेज मिले, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि आपको यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन चूज नहीं करना है। क्लियर? अब बात करते हैं, अभी राउंड 5 आपका हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, अब मान लो आपने पूरी इस जो जैक की काउंसलिंग थी इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ठीक है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है स्पॉट राउंड में कि जितने भी आपके यहाँ पे जैक दिल्ली के 5 कॉलेजेस थे, उनमें जितने भी कॉलेज थे उनमें जितनी भी सीट्स थी आप उनमें सब में एडमिशन हो गया। मान लो कुछ सीट्स वैकेंट हैं, क्योंकि बच्चा लास्ट तक लगा रहता है, इसी टाइम आपकी जोसा की काउंसलिंग हो रही होती है, सीसैप की हो रही होती है, तो उसे हो सकता है बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो वो वहाँ से क्विट कर लेता है। क्लियर? अब कुछ सीट्स बची हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत अच्छी सीट्स बहुत अच्छे कॉलेजेस में बहुत कम होती हैं, जैसे CSE IIT की NSUIT इन कॉलेजेस में बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है, ना के बराबर, लेकिन बाकी कॉलेजेस में रहता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे डेसू है उसमें बहुत सारी सीट्स आपकी वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों का अपग्रेडेशन होता है राउंड 5 में, तो वो उसमें अपना सीट को बुक करा लेते हैं, बुक तो उनकी पहले ही हो गई थी, फ्रीज करा लेते हैं उसको। क्लियर? तो इसलिए जो स्पॉट राउंड होता है, एक तो इसमें फ्रेश एंट्री होती है, दूसरा जो भी कॉलेजेस होते हैं सेपरेटली वो अपनी काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि CSEP के अंडर एक ही काउंसलिंग से होगा, इन सबके अलग फॉर्म भरने होते हैं, तो आपको इस तरीके से एक और ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट एडमिशन हो जाता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पेमेंट सब ऑन द स्पॉट करनी होती है, तो है ना भाई बढ़िया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें राउंड्स होते हैं, किस तरीके से इसमें स्पॉट होते हैं। ये हमने आपके सामने एक लिस्ट दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने पास रखने हैं काउंसलिंग से पहले, क्योंकि फॉर्म तो आपका हो सकता है मई के लास्ट वीक में आपको फिल करने के लिए मिल जाए, लेकिन आपको कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं उसके लिए आपको ये पूरी आपके पास डिटेल है। तो ये सारे फॉर्म अपने ये देख लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी कर सकते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इन सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।